एप्रिशिएट कर सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे ऑगमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको और एफ़िशिएंट बना सकते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो आज ये देखिए, ये सब अलग-अलग इस पे हम लोग बताते हैं कि आईसीटी है, एआई है, आपका ये सब सिलेबस का ही पार्ट है। कुछ जब नहीं मिले, ब्लैंक है आप, तब ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाकी कुछ कॉमन है, हम बताए भी हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, आईसीटी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सब तो कॉमन है, जहाँ पे हम लोग प्रत्येक सेक्टर में, प्रत्येक डायमेंशन में इस्तेमाल हो जाता है ऑलमोस्ट। आज हम लोग देखेंगे, ये हमारा आपका एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक इन वेरियस फील्ड्स। इस पे हम लोग बहुत सारा पे चर्चा कर चुके हैं, जैसे डिज़ास्टर पे बात हो चुकी है, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस सब पे हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद इधर एनवायरनमेंट इकोलॉजी पे भी बात की है, थोड़ा बहुत और भी बात किया जाएगा इस पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे लास्ट क्लास में बात किया था। वेस्ट मैनेजमेंट, इस पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये सब सिलेबस का ही पार्ट है, ये सब पिछले जो भी प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो ये सब ट्रेंड रहा है। फूड सिक्योरिटी से संबंधित, रिन्यूएबल एनर्जी, पॉवर्टी, एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, स्मार्ट सिटी, ई-गवर्नेंस, ये सबसे प्रश्न आता रहा है। और लास्ट में बिहार का 2 सेक्शन इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट। तो आज ये 20 पॉसिबल टॉपिक्स बनाया गया है, इसी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड टॉपिक हेल्थ पे। तो हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक कैसे हेल्थ सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है, उसको कैसे हम लोग और अधिक एफिशिएंट बना सकते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक हेल्थ केयर की सुविधाएँ पहुँच सके और सबको हेल्थ की सुविधाएँ मिल सके। देखिए, ये आपका है रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन हेल्थ सेक्टर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड बिहार, ऑल्सो एक्सप्लेन द लिमिटेशन, इनिशिएटिव्स एंड सजेशन। ये बेसिक आपका प्रश्न कैसा होता है डिपेंड करेगा किधर मूव करेंगे, लेकिन हम लोग एक ओवरऑल अप्रोच लेते हैं, प्रत्येक डायमेंशन को टच करने का प्रयास करते हैं, कौन-कौन सा डायमेंशन हो सकता है, उसके क्या-क्या लिमिटेशन हो सकते हैं, उससे संबंधित कोई अगर गवर्नमेंट का मेजर्स है, कोई पॉलिसी है, उससे संबंधित जो भी आपके कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग देखते हैं। और लास्ट में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, बिहार के संदर्भ में भी देखते हैं कि बिहार के संदर्भ में कौन-कौन सा इनिशिएटिव्स, कौन-कौन सा स्कीम्स, कौन-कौन से कैंपेन चल रहे हैं, उसके बारे में भी जानें, क्योंकि हम लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार ज़रूर प्रयास करना है कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए, रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन हेल्थ सेक्टर, तो पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया है। किसी भी आप प्रश्न जब लिखते हैं, तो उसको हम लोग भूमिका बोलते हैं या परिचय बोलते हैं या इंट्रोडक्शन बोलते हैं या रोल भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन द हेल्थ सेक्टर लीडिंग टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड हेल्थ केयर डिलीवरी। डायग्नोसिस जो जाँच किया जाता है, किस तरह का समस्या है, उसको ट्रीटमेंट फिर आगे जाकर के उस ट्रीटमेंट भी करते हैं। प्रिवेंशन, अगर बीमारी होने से पहले ही उसका रोकथाम किया जाए, हाइजीन मेंटेन किया जाए, जो भी प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, उससे दूर रहा जाए, पेस्टिसाइड, प्रिवेंशन और साथ-साथ हेल्थ केयर डिलीवरी मेट्रो सिटी से लेकर के लास्ट ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे पहुँचे, उसका भी हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स to the advancement of medical devices and artificial intelligence टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो ये कह रहे हैं जो हमारे पास दवाइयाँ हैं, उसके साथ-साथ अभी जो मेडिकल डिवाइस और एक से एक अभी आप पढ़ेंगे ओसीसी, ऑर्गन ऑन चिप, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। एक समय था कि हमारे पास जो भी बनाते थे उसको समय लगता था रिकवर होने में। आज ऐसा है कि आईओटी का ज़माना है, एआई का ज़माना है। तो एक सेंसर लगा होता है बॉडी में या इज़िली हम लोग नैनो सेंसर के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन, उस व्यक्ति का जीन कैसा है, उस व्यक्ति को क्या चाहिए, कितना टेम्परेचर, कितना ह्यूमिडिटी, कितना उसका ब्लड क्लॉटिंग है, क्या सारा कुछ देख करके एक पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन भी बनाया जाता है। तो टेक्नोलॉजी इस कदर पहुँच चुकी है कि उसके बॉडी में किस प्रकार का जीन है, किस प्रकार का इम्यून सिस्टम है,
उस हिसाब से हम लोग ड्रग्स डेवलप कर सकते हैं, दवा बना सकते हैं। यदि आज साइंस एंड टेक इतना डेवलप हो चुका है कि जो हमारा टारगेटेड है, टारगेटेड हम लोग बोलते हैं टारगेटेड जीन थेरेपी, टारगेटेड ड्रग, तो जहाँ पे समस्या है वहीं पे हम लोग पहुँचाएँगे, तो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम यूज़ करते हैं। तो टारगेटेड ये ड्रग शॉर्ट ड्रग डिलीवरी। डिलीवरी ये देखिए आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज। गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा है, पहले 29% था, अभी 48% है। ये इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वे के बारे में कहा गया है। 24-25 रिसेंट अभी आया है, उसके माध्यम से डेटा निकला है। और साथ-साथ ये देखिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है? कोई बताइए? मतलब सर जब जितना मेडिकल है उससे ज़्यादा कि खर्च हो रहा हमारा है। जो मेडिकल खर्च होता है वो आय से ज्यादा हो जाए, उसके लिए हमें कर्जा या जो भी उठाना पड़े, उसे आउट ऑफ एक्सपेंडिचर हाँ, बिल्कुल। कहते हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब जितना हम अर्न कर रहे हैं, तो अर्न का एक बड़ा हिस्सा, हमारे इनकम का एक बड़ा हिस्सा मेडिकल में खर्च हो जा रहा है, हमारे मेडिकल केयर में, हेल्थ केयर में। तो वो लेकिन अभी देखा गया है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कि घटा है। कहीं न कहीं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो हुआ है, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पे काम कर रही है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो या जन औषधि का केंद्र हो या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हो, टेलीमेडिसिन का प्रोजेक्ट है, ई संजीवनी पोर्टल है, बहुत सारा चीज़ पे गवर्नमेंट ने काम किया है, हॉस्पिटल्स बनाए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी पहले सीट्स, मेडिकल का सीट्स कम था, अब संख्या भी बढ़ी है। एम्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो बहुत सारा अप्रोच गवर्नमेंट ने लिया है, तो उसी का परिणाम है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी घटा है। तो आप ये एक डेटा याद रख सकते हैं, इसको आप रिमार्क करेंगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। लास्ट में क्या है, पोस्ट कोविड द गवर्नमेंट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड, साथ में ये बढ़ा है गवर्नमेंट का पोस्ट कोविड भी। इसमें जब हम देखते हैं चाइना का लगभग 5% है, हमारा लगभग अप्रोक्स वही 2 से 2.5% के अप्रोक्स हम लोग खर्च कर पा रहे हैं, जबकि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है जीडीपी का। तो ये डेटा है, थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हैं, बाकी अपने परिचय दे दिया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। एक तो आपको हॉस्पिटल्स आएगा ही, मेडिकल डिवाइसेज़, उसमें सीज़र्स हो सकता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, प्रोस्थेटिक लिम्ब्स हो सकता है, प्रोस्थेटिक उसको बोलते हैं कृत्रिम अंग। जितने भी मेडिकल डिवाइसेज़ हो सकते हैं, सारा का इसका हम लोग बात कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स, इसमें क्या होता है? बताइए कोई, क्या होता है ये? कोई भी कोई भी मेडिसिन ख या फिर कुछ भी बनता है ना, तो उसके पहले उसको उसका ट्रायल किया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाँ, खर्च आता है। उस ट्रायल में क्या कुछ बताइए कैसे होता है, क्या होता है? थोड़ा-सा वो सब एक्सप्लेन करिए। पेटेंट पेटेंट सर वगैरह एथिकल लेना पड़ता कंसर्न है ना में उसके आता है, लिए। ह्यूमन और एनिमल के बीच में एथिकल कंसर्न। सर बिफोर कि इसको कॉमन यूज के लिए जारी किया जाए, उसके पहले इसको जरूरत होता है कि इसको ट्रायल किया जाए कि सेफ है कि नहीं फॉर यूज। तो फॉर दैट बिल्कुल, के ठीक है। हाँ, लिए ओके, ओके। 2-3 स्टेज गॉट में इट। ट्रायल होता है, जैसे हुँ, कोविड हुँ, के हुँ, टाइम में चल रहा था, तो उस टाइम हुँ। इसी के कारण कोविड वैक्सीन आने में डिले हो रहा था। तो उस चीज हाँ, को सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखने के लिए 2-3 स्टेज में किया जाता है इसको। बिल्कुल। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब क्या है कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग्स, कोई भी इंजेक्शंस, कोई भी वैक्सीन लॉन्च करने से पहले अलग-अलग स्टेज पे उसका टेस्टिंग किया जाता है। उससे सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए चूहा, जो रैट है, जो हमारे मानव के जीन से मिलता-जुलता है, उस पे भी किया जाता है, एनिमल्स पे ट्रायल किया जाता है। आजकल तो आर्टिफ़िशियल सिमुलेशन का भी तकनीक आ गया है, तो उसपे भी ट्रायल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो बहुत तरीके से क्लिनिकल ट्रायल कर के उसके बाद फाइनल आउटपुट मिलता है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वैक्सीन हो। आउटसोर्सिंग, ये क्या है? बताइए? आउटसोर्सिंग सर जनरली ये तो सर्विसेज सेक्टर में आता है।
हाँ, तो हेल्थ जॉब्स केयर सेक्टर में कैसे यूज होता है? सर रिसर्च सेक्टर में होता था सर, इसमें हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे होता है? देखिए, हाँ, जैसे जो सर हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स नहीं है तो दूसरे के वो हम वहां से ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें भी सर जैसे एस्ट्राजेनेका जो था वो कोविड जैसे बनाया का वैक्सीन डेवलप किया था, बट इसको प्रोड्यूस कर रहा था इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि हमारे पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, तो हम लोग वो स्किल एम्प्लॉय भी हो सकता है और अनस्किल्ड एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो दोनों तरीके का हम लोग हायर करते हैं। टेलीमेडिसिन, इसके बारे में आप लोग वाकिफ ही हैं कि जब हम दूर बैठे हुए रूरल क्षेत्र में भी हम आसानी से उसको कंसल्ट कर सकता है, डॉक्टर से मीटिंग ले सकता है, उसको एडवाइस मिल सकता है कि क्या दवा लेना चाहिए। मेडिकल टूरिज्म, अभी ये घटना घटने से पहले बांग्लादेश में जो घटना घटी, उससे पहले बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा इंडिया को मेडिकल टूरिज्म सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता था। कि मेडिकल टूरिज्म का मतलब है कि दिखाने के पर्पज़ से अपना मेडिकल जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो मेडिकल की हेल्थ केयर की बात हो या हो सकता है कि इंजेक्शन की बात हो, किसी भी तरह का मेडिकल असिस्टेंस के लिए जब दूसरे देश के नागरिक या हमारे देश दूसरे देश के नागरिक जब हमारे देश में आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल पर्पज़ से। हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है। कोई बताइए, एग्जाम्पल बताइए, कौन-कौन कंपनी दे रही है? जैसे हाँ, आईसीआईसीआई एक्को है। सर, प्रूडेंशियल लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक, गुड, गुड। तो ये सब थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान रखना है। मेडिकल इक्विपमेंट्स चर्चा हुई है। और क्या है, ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो हमने इस लास्ट क्लास में चर्चा किया था, पब्लिक सेक्टर में जो स्ट्रक्चर है आपका 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और आज एक समय अभी आ गया कि वो क्वाटरनरी भी है। तो प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ केयर और साथ में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है सॉरी, ये ब्लॉक लेवल पे होता है। एपीएचसी जो होता है, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ केयर, ये पंचायत 2-3 पंचायत पे एक होता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो होता है, एक पंचायत में होता है। इसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। पहले हम लोग बोलते थे इसको सब सेंटर, इसका नाम हो गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और ये एडिशनल पीएचसी कई जगह पे होता भी है, कई जगह नहीं भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है वहाँ की आबादी पे। और ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि एक ब्लॉक लेवल पे होता है। सेकेंडरी में जब लोग आते हैं, तो ये स्पेशलिस्ट, जैसे डायबिटिक स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको। तो स्पेशलिस्ट को हम लोग रखते हैं सेकेंडरी सेक्टर के हॉस्पिटल में, सेकेंडरी लेवल। एक होता है टर्शियरी लेवल, जहाँ पे हाई लेवल का डायग्नोसिस किया जाता है, चाहे वो कैंसर से संबंधित हो या ऑटोइम्यून डिजीज से संबंधित हो, डब्ल्यूबीसी। तो वो डिपेंड करता है कि हाई लेवल का जो डिजीज होता है डायग्नोसिस, उससे भी ऊपर उसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी। जैसे आपका लीलावती हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, फूड हॉस्पिटल है, जो एकदम एडवांस, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी हॉस्पिटल के, जहाँ पे मेदांता। जनरली मेट्रो सिटी में ही होता है। हाँ, मेदांता भी आएगा, गुड़गाँव का मेदांता, और पटना का भी। प्राइवेट सेक्टर में देखिए, प्रोवाइड्स मेजॉरिटी ऑफ सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी केयर इंस्टीट्यूशन विद मेन बात है कि प्राइवेट सेक्टर जनरली जो आप देख पाते हैं कि मेट्रो सिटी में या टायर 1 टायर 2 रूरल एरियाज में नहीं होते हैं। तो ये आपका हेल्थ केयर सेक्टर का ये आपका डायमेंशन है कि हेल्थ केयर सेक्टर में कौन-कौन कंपोनेंट्स आ सकते हैं। हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल डिवाइस हो गया, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया, आउटसोर्सिंग, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये कोट से WHO का पढ़ रहा था, तो इसमें हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। प्रत्येक ह्यूमन बीइंग का एक फंडामेंटल राइट है, WHO कह रहा है, बिल्कुल है। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक है हमारा कि साइंस एंड टेक का कैसे रोल है हेल्थ केयर सेक्टर में, इसको कैसे हम लोग साइंस एंड टेक को यूज करके यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखिए, ये शब्द जो है आप अलग-अलग समय पे अलग-अलग लिखेंगे। आप हर जगह वही चीज़ नहीं लिखेंगे। ऑप्टिमाइज भी लिख सकते हैं, मैक्सिमाइज भी लिख सकते हैं, ऑगमेंट भी लिख सकते हैं, एफिशिएंट भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। अब पता चला कि एक ही जगह हर बात वही चिपका रहे हैं। मेंस में यही है कि आप
शब्द को भी अलग-अलग थोड़ा-सा वो बोलते हैं तकिया कलाम, नहीं लगना चाहिए कि बार-बार एक ही शब्द सुनने को मिल रहा है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका माइंड मैप है। हम प्रत्येक जब भी कोई भी टॉपिक लाते हैं तो उसपे प्रयास करते हैं एक माइंड मैप हो। आप लोग की बताते हैं कि जब भी नोट्स बनाते हैं या आप आंसर राइटिंग करते हैं तो प्रयास करें कि एक माइंड मैप हो। माइंड मैप ऐसा हो कि आपको उसको याद रखने में आसानी हो या रिवीजन करने में आसानी हो या एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले वो पेज भी देख लिए तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये साइंस एंड टेक कैसे रोल है इसका, क्या इम्पोर्टेंस है हेल्थ केयर सेक्टर में, ये 6, 7, 8, 10 सेक्शन है, उस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए मेडिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट, मेडिकल में जो भी रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, इनोवेशन हो, तभी तो अलग-अलग प्रकार का डेवलपमेंट हो पाएगा ड्रग। अभी जितनी सारी बीमारियाँ अलग-अलग प्रकार की फैलते जा रहा है। अभी रिसेंटली एक बीमारी चाइना से उभरा था, कोई जानते हैं? कोविड के बाद का बात कर रहे थे रिसेंटली। एनीवन नोज? HMPV HMPV सर। HMPV क्या है वायरस। फुल फॉर्म? फुल फॉर्म ह्यूमन बताइए। पेपर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ह्यूमन मेटा सर ऐसे कुछ है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ठीक है। तो ये और हाँ ये सर। जनरली क्या है कि आरएनए बेस्ड था, दैट्स व्हाई थोड़ा-सा क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 भी क्या था वो आरएनए बेस्ड ही था। तो इसलिए ये ज़्यादा फैलता है, इन्फेक्शियस होता है, दैट्स व्हाई पीपल थोड़ा-सा पैनिक हो गया था। तो ये ध्यान रहे तो उसमें वो क्या है कि अलग-अलग प्रकार का जो डिजीज़ फैल रहा है, उसमें हम लोग जब तक रिसर्च नहीं करेंगे तब तक कैसे ड्रग डेवलपमेंट कर पाएँगे। दूसरा है मेडिकल डिवाइस एंड इक्विपमेंट्स, जो भी डिवाइसेज़ होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं अलग-अलग तरह का आजकल तो एडवांस ऐसा आ गया है कि रोबोट्स भी और एआई भी काम कर रही है उसपे। रोल ऑफ एआई हम लोग हमेशा बात करते हैं जब भी साइंस एंड टेक का बात होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आईओटी ये सब तो आप इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ये सब कीवर्ड्स को आपको एकदम मगज हो जाना चाहिए। ये चिपकेगा ही, उसको चिपकाना ही है और वो इंक्लूड होगा ही, लिखाएगा ही। बिग डेटा बहुत सारा ये है, आप कीवर्ड्स को ध्यान रखेंगे। आईसीटी का हम बताते ही हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आईसीटी में कुछ नहीं है तो आईसी है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन एंड ई हेल्थ, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो जितने भी डेटा होते हैं, जो डिजिटल आजकल ई हेल्थ में लोग जो पढ़ते हैं, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, जो भी डेटा है, उस पेशेंट्स का क्या डिटेल्स है, इससे पहले कब उसकी जाँच हुई थी, सारा बैकग्राउंड उसको हम लोग ट्रैक करके एक जगह रखते हैं कि जैसे ही वो नंबर डालें, वो यूनिक नंबर ऑटोमेटिकली जो है ना ये डॉक्टर्स ट्रैक कर लेते हैं ईज़िली। ये कब-कब इलाज हुआ था, इसका कब-कब डायग्नोसिस हुआ था, अब कौन किस प्रकार का ड्रग्स, किस प्रकार का मेडिसिन दिया जाए, कि वो ईज़िली ठीक हो जाए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये तो आप जानते ही हैं, ये भी एक डेटा स्टोर करने का तरीका है। सबसे अच्छी बात है कि इसको ये इम्यूटेबल है, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता है। इसको कोई एन्क्रिप्ट नहीं कर सकता है, डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। ये है आपका जीनोमिक्स एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, इस पे भी हम लोग बात कर रहे थे कि जीन को हम लोग चेंज कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीन एडिटिंग करना, जीन थेरेपी, जीन रेगुलेशन, जीन साइलेंसिंग, बहुत तरीके का टेक्निक है, जिसके माध्यम से हम जीनोमिक्स कर करके एग्जाम्पल में आप क्रिस्पर का नाम जानते हैं, डिजाइनर बेबीज है, बहुत तरीके का उसको हम लोग और साथ-साथ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, उसके जीन को हम देखते हुए उस व्यक्ति को अगर मान लीजिए कैंसर है या किसी भी प्रकार का डिजीज है, उस बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार का जीन डेवलप हो रहा है, किस प्रकार का ऑटो इम्यून सिस्टम है उसका, उस हिसाब से देखते हुए हम लोग डेवलप करते हैं और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं। आगे देखिए आपका बायोटेक्नोलॉजी, ये तो जब हेल्थ का बात होगा और बायोटेक्नोलॉजी की बात ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। तो बायोटेक्नोलॉजी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें बहुत सारा स्टेम सेल है, जीन थेरेपी है, देखेंगे। वियरेबल हेल्थ टेक्नोलॉजी एंड आईओटी, जैसे आजकल हम लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्ट बैंड पहनते हैं,
स्मार्ट पेजेंट पहनते हैं, मोबाइल तो है ही। तो एक से एक चीज़ है कि उससे हम लोग ईज़िली ट्रैक कर पाते हैं कि हमारा कितना ब्लड प्रेशर है, कितना हार्ट बीट है, कितना टेम्परेचर है, ब्लड का क्लॉटिंग क्या लेवल क्या है, क्या ब्लड का लेवल है, तो वो सारा कुछ हम लोग ईज़िली ट्रैक कर सकते हैं। रोल ऑफ रोबोट्स और ड्रोन्स, आजकल ड्रोन्स के माध्यम से हेल्थ के जैसे अमेज़न ने शुरू किया है, तेलंगाना में भी शुरू हुआ है कि ये ड्रोन्स के माध्यम से दवाई पहुँचाई जा रही है। आने वाले समय में ये होगा कि ड्रोन्स के माध्यम से एयर ट्रैफिक जो एयर एम्बुलेंस का जो कांसेप्ट है, अभी तो रेड कॉरिडोर बनता है, कहाँ बनता है? रोडवेज पे, इसमें बहुत समस्या आती है। आने वाले समय में एयर एम्बुलेंस का जो कांसेप्ट है वो ड्रोन के माध्यम से भी फुलफिल किया जा सकता है और जान बचाई जा सकती है। 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग ये तो इम्पोर्टेंट है ही। आसानी से जो भी उसका रॉ मटेरियल से हम इनपुट करें और उसका आउटपुट मिल जाएगा। जल्द से जल्द जो हमें रिक्वायर्ड है, कौन सी अप्लायंसेज, कौन सा इक्विपमेंट्स, कौन सा स्टेम सेल, उस तरीके का हम लोग डेवलप कर सकते हैं। 4D प्रिंटिंग क्या होता है सर? 4D 4D प्रिंटिंग ये होता है कि प्रिंटिंग होने के बाद उसमें बदलाव हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है ड्यू टू स्टिमुली। स्टिमुली क्या हो सकता है? उद्दीपन बोलते हैं उसको। वो वहाँ पे हीट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, तो उसको पियाजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स यूज़ किया जाता है उसमें। ऐसा मटेरियल्स जो कि जैसे डेवलप हुआ, कैसे मान लिए हम लोग जाते हैं टेंट हाइकिंग पे जाते हैं, छोटा-सा होता है, उसको हम लोग एक्सपेंड करके कैनवास बनाते हैं। तो आजकल मटेरियल ऐसा आ गया कि जो आपके पास बहुत छोटा-सा, बहुत नैनो है, लेकिन उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। उसका शेप एंड साइज़ चेंज कर सकते हैं। 3D में ये चीज़ नहीं है। 3D में बस क्या है, वो 3 डायमेंशन में रहेगा, उसका जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ इंग्रीडिएंट्स है, उसको डालेंगे, आउटपुट मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये शेप और साइज़ चेंज भी होता है आफ्टर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। सबसे अच्छी बात है कि ये पोस्ट प्रोडक्शन अपने अकॉर्डिंग या जो स्टिमुली है, वैसा मटेरियल होगा उस हिसाब से वो शेप एंड साइज़ चेंज होता है। यही अंतर है 3D और 4D प्रिंटिंग में। क्लियर है? चलिए, रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। नैनो सेंसर्स, नैनो बायो सेंसर्स, नैनो मेडिसिन, नैनो आजकल तो ऐसा चीज़ आ गया है कि बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, पेट में इंजेक्ट कर दिया गया और इज़िली ट्रैक कर पा रहे हैं कि क्या कंडीशन है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत सारे बेनिफिट्स है। नैनो कैप्सूल्स, टारगेटेड थेरेपी, जहाँ पे सेल्स डिस्ट्रॉयड हो चुका है या अगर वो हार्मफुल सेल है, डायरेक्ट वहीं पे नैनो ट्यूब के माध्यम से वहाँ पे हम ड्रग्स पहुँचा सकते हैं और इज़िली उसको हम लोग क्यूर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स है। ये आपका माइंड मैप है। कैसे रोल ऑफ साइंस एंड टेक को यूज़ करके हेल्थ सेक्टर में क्या-क्या किया जा सकता है। मेडिकल रिसर्च, मेडिकल डिवाइस, एआई, बिग डेटा, आईसीटी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोट्स, नैनो टेक्नोलॉजी, आईओटी, वेरेबल और साथ में 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग और ये पब्लिक हेल्थ, जिसका एग्जांपल आप लोग जानते हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे क्लियर है? ये बताइए। ये माइंड मैप क्लियर है? देखिए पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए अब ये आपका पॉइंट हो गया, अब उस पॉइंट को आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास समय को देखते हुए आप 20 मिनट्स 18 से 20 मिनट्स होता है समय, उसको आप, ये आपका पॉइंट हो गया, अब पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट, लॉन्ग है तो लॉन्ग, डिपेंड करेगा। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, मेडिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट। सॉरी, ये क्या कहा, इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस। अब ये बात है, आप लिख सकते हैं कि इजीली हम पैथोजेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अगर उसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जैसे हेमोफिलिया होता है, क्रोनिक डिजीज, ये क्या होता है बताइए? क्या आता है क्रोनिक डिजीज?
कोई बताइए, एक्सप्लेन करिए। जो जिसका लंबी क्योर समय बहुत तक मुश्किल से यूज हो, बहुत लंबा समय लॉन्ग तक चले। लास्टिंग डिजीज। जो सर लॉन्ग टाइम से होता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सर टीबी। क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, CML एक ब्लड कैंसर है, वो भी इसमें हो सकता है। डाउन हाँ। सिंड्रोम। क्रोनिक का मतलब है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी मीडियम बताइए, हिंदी मीडियम। लीजिए, दीर्घकालिक, ठीक है। एक होता है लघुकालिक। ये क्रोनिक जो है दीर्घकालिक, नाम से ही क्लियर है। दीर्घ मतलब बड़ा, लंबे समय तक ये अफेक्ट करता है बॉडी को, सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इनकेस कई बार ठीक भी होता है, कई बार ठीक नहीं भी होता, लंबे समय तक चलता है। तो कहने का मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, और साथ साथ क्रोनिक डिजीज को भी, और उस हिसाब से हमारा ड्रग का डेवलपमेंट होगा। ये देखिए, वैक्सीन है, एंटीवायरल ड्रग्स है, बहुत सारी चीज़ को इसके बारे में बात किया गया कि पहले हम लोग पोलियो और मीजल्स जो हम लोगों ने वैक्सीन बनाया, तो पहले ही हम लोग प्रत्येक बच्चे को पहले ही दे देते हैं, ताकि वो पोलियो डेवलप ही ना हो पाए। वैसे तो पोलियो बहुत खतरनाक है, जिसको हैम्पर कर जाता है तो पूरा बॉडी में लकवा मार देता है, पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन इसलिए हम लोग पहले ही उसको वैक्सीन, क्योंकि इस पे हम लोग क्या कर लिए हैं, क्लिनिकल ट्रायल करके बहुत तरीके से एक वैक्सीन डेवलप कर लिया है कि कौन-कौन सा उसका इम्यून है, जो कि उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और उसके खिलाफ में एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल अपना दे देना है, तो मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डिजीज का नाम, कौन-कौन सा वैक्सीन, एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ जाएँगे। ये देखिए, मेडिकल डिवाइस एंड इक्विपमेंट्स, बहुत सारे डिवाइस है, स्कैनर्स, सीटी स्कैन, इसको हम लोग कराते हैं। क्या है फुल फॉर्म सीटी स्कैन का? बताइए कोई। सीटी स्कैन होता है, कई बार लोग कराए भी होंगे। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और एमआरआई का? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इमेजिंग। एक होता है पीसीटी, जानते हैं? सॉरी, पीईटी। पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल। नहीं, पॉजिट्रॉन करके कुछ होता है। बताइए। नहीं सुने जैसे सर पीईटी का। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, तो ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सब डिवाइसेज है। ये क्या हमारे में स्कैनर यूज होता है सर पीईटी वाला? पीईटी वाला भी हम लोग जब और डीप स्कैन, डीप रीडिंग करते हैं, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। सीटी स्कैन के भी एडवांस्ड वर्जन है, इसमें पॉजिट्रॉन का इमिशन होता है। एमआरआई स्कैनर्स, सीटी स्कैनर्स, पेट स्कैनर्स, तो ये सब ध्यान रखेंगे। ये डिवाइसेज में आप बता सकते हैं, आजकल तो रोबोटिक असिस्टेड सर्जिकल सिस्टम, रोबोट भी सर्जरी करके ऑपरेशन कर दे रहा है। ये इनोवेशन क्या डेवलप कर रहा है? देखिए, सब बात बनाने वाली बात है। डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है, रिकवरी टाइम्स घट जाता है, इम्प्रूव होता है, पेशेंट का जल्दी ठीक हो जाता है। इनेबल्ड मिनिमली इन्वेजिव इन सर्जरी, मतलब कहने का मतलब क्या है, कम से कम हम लोग सर्जरी, अब जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ड्रग से ही ठीक हो गया, एक कम सर्जरी करने के बाद। जैसे कैसे आजकल होता है, कंप्यूटर के माध्यम से सर्जरी होता है, जस्ट ड्रिलिंग करते हैं, स्टोन निकालना है, जहाँ पे है स्टोन है, किडनी में है, तो वहाँ ड्रिलिंग किया जाता है। सर्जरी बिना किए हुए ही ड्रिलिंग करके ही स्टोन को निकाल लिया गया पाइप के माध्यम से, उसको एकदम महीन करके उसको निकाल लिया जाता है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी होने का बेनिफिट है कि हम लोग उसको चीर-फाड़ नहीं, बिना सर्जिकल किए हुए छोटा-सा सर्जिकल करेंगे, मतलब बस इतना में पाइप घुस जाए और वो पाइप बाहर से स्टोन निकल जाए, स्टोन बाहर निकल जाए। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में तो हम लोग बार-बार बात करते हैं, जब भी साइंस एंड टेक का बात होता है। अर्ली डिजीज डिटेक्शन, आसानी से हम लोग डिजीज को डिटेक्ट कर पाते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिसिस, हम लोग उसको भविष्यवाणी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं एआई के माध्यम से। प्रिसीजन मेडिसिन, मेडिसिन जो होता है, जो इसका हम लोग बोलते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, और साथ-साथ उसमें प्रिसीजन हो। प्रिसीजन का मतलब कि एक्यूरेसी हो,
गलती ना ही हो, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग किया रहेगा तो चांसेस है कि ह्यूमन एरर हो सकता है, कभी कैची छूट जाता है, कभी कुछ आए दिन पेपर में सुनने को मिलता है। तो ये एआई जब प्रोग्रामिंग किया रहेगा तो संभवतः ऐसा चांसेस कम होगा। हाँ, लेकिन ये रियल बात है, एक चैलेंजेस है इसमें कि जब कुछ ऐसा रैंडम कुछ चैलेंजेस आ गया तो वहाँ पे एआई फेल हो सकता है, तो उसका लिमिटेशन भी है कुछ। AI driven algorithm can analyze vast amount of medical data to identify pattern। ये बात वही सब बोल बच्चे वाली बातें है कि हम लोग इजीली पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डॉक्टर्स को भी हेल्प करता है, डॉक्टर साइंस से देख पाता है कि कितने दिन में ठीक हो पाएगा। एक तरह से वो एनालिसिस कर पाता है और जो उसके पास रिकॉर्ड है, जो डेटा है, उस डेटा के आधार पे वो उस प्रीवियस रिकॉर्ड उस पेशेंट का क्या रहा है, उस आधार पे एक आउटपुट निकाल सकता है, एक रिपोर्ट निकाल सकता है। उस हिसाब से उसको ड्रग्स, मेडिसिन दी जाएगी। ये आप तो जानते ही हैं, टेलीमेडिसिन सबसे महत्वपूर्ण। बिहार में जो ई-संजीवनी पोर्टल है, कोविड-19 के समय बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ था। या और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसका क्या मोटो है? एक ही मोटो है कि अगर जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, उनको भी हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स का इलाज मिल सके, उनको प्रिस्क्रिप्शन मिल सके और शहर आने की भी ज़रूरत नहीं हो। क्या लिखा हुआ? कंसल्ट डॉक्टर्स ऑनलाइन, इज़िली डॉक्टर्स कंसल्ट कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द नीड फॉर फिजिकल विजिट्स आने की ज़रूरत नहीं है। साथ-साथ इंश्योरिंग टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन। बार-बार जो भी अगर समस्या हो रहा है तो इज़िली वो ऑन वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं या एप्लीकेशन उसके माध्यम से कॉन्टैक्ट हो सकता है। वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। EHR जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स या आम भाषा में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स। ये भी क्या है? एक डेटा है टू कीप द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एनी पेशेंट। इज़िली हम लोग किसी पेशेंट का सारा डेटा उसमें स्टोर हो रहा है, जब से उसकी इलाज शुरू हुई है। जैसे अभी आप जाएँगे एम्स में, तो अगर आपने पहले इलाज कराया है, कोई पटना एम्स में गए होंगे या कहीं भी एम्स में गए होंगे, अगर पहले इलाज कराया होगा उसको नंबर बताएँगे, एक यूनिक नंबर दिया जाता है, वो नंबर बताएँगे, वो इज़िली ट्रैक कर लेगा, इससे पहले इलाज कब हुआ था और किस पर्पज़ से आप आए थे। हाँ, आभा अकाउंट उसका नाम है। क्या है फुल फॉर्म बताइए? फुल फॉर्म बताइए? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो इस माध्यम से हम लोग इज़िली ट्रैक कर पाते हैं, तो ये इसको ध्यान रखेंगे। इसका क्या नाम है? EHR। एग्ज़ाम्पल में देंगे आप आभा। सर स्ट्रीमलाइन इसमें पेशेंट सर USAID मिलता है, हाँ, एम्स में इलाज कराते हैं ना, उसे हाँ। USAID मिलता है, जिसको बोलते हैं यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन, जो 14 डिजिट का होता है। हाँ, तो आप वो भी लिख सकते तो हैं इसमें सारे UHID। डेटा आप रिकॉर्ड एग्ज़ाम्पल रहते लिख हैं। सकते हैं कि एम्स प्रोवाइड यूनिक UHID, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम्पल में आप योजना का नाम दे सकते हैं। रिड्यूसिंग एरर्स एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। बिल्कुल, अगर पहले से पता रहेगा डॉक्टर को इससे पहले से क्या-क्या इलाज हुआ है, तो इज़िली ट्रैक कर पाएगा और उसी प्रकार का मेडिसिन दिया जाएगा। ये देखिए, जीनोमिक्स एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, अभी मैं बात किया था। जीनोमिक्स का मतलब क्या है? जहाँ पे जीन से संबंधित स्टडी ऑफ जीनोम, जो भी जीन में उसमें हम लोग बदलाव कर रहे हैं, चाहे वो जीन एडिटिंग करते हैं, जीन थेरेपी करते हैं, उसमें और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। 3 पैरेंट बेबी है, मॉलिक्यूलर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर है, बहुत सारा उसमें टेक्निक्स है। जब हम जीन में बदलाव करके जो उसका रिक्वायर्ड है, उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए जीन थेरेपी है, तो जो डिस्टर्ब्ड या डिस्ट्रॉयड सेल है, उसको हटा करके हेल्दी सेल्स को लगा देते हैं। जीन एडिटिंग में वही करते हैं, सीजर्स कट, मॉलिक्यूलर सीजर्स होता है। उसके माध्यम से कट किया जाता है। 3 पैरेंट बेबी में माइटोकॉन्ड्रिया ही डैमेज हो जाता है, जो मदर होती है, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को हटा करके हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब टेक्निक्स है जहाँ पे जीन का हम लोग चेंज कर करके
हम लोग उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटी में एडवांसमेंट कर सकते हैं और साथ-साथ उसको बचा सकते हैं। उसी को साथ में पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन, जैसा बॉडी का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं। ये सब कीवर्ड्स हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी को आपको यूटिलाइज़ करना है कि जब हेल्थ का बात आएगा तो ये सब वर्ड को हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे। जीनोमिक्स है, पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन है, जीन थेरेपी है, जीन एडिटिंग है। ये देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड वाइड किया गया था और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ये इंडिया का प्रोजेक्ट है। कौन किया था ये बताइए? संस्था का नाम पता है किन्हीं को? सर डीबीटी। सर फरीदाबाद में है, मुझे संस्था का नाम नहीं याद आ रहा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हुआ है और साथ में आईसीएमआर भी उसमें सहयोग कर रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और साथ में वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे आप ध्यान रखेंगे कि एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं यहाँ पे। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े ही हैं, स्टेम सेल थेरेपी है। ये देखिए एग्जाम्पल, CRISPR-Cas9, CAR-T सेल थेरेपी, डिजाइनर बेबीज। बताइए तीनों क्या-क्या है? पहले बताइए क्या है CRISPR-Cas9? सर CRISPR-Cas9 किसी जीन को कट करके और फिर जोड़ने का है। और 3 पेरेंट्स बेबी में जो बेबी के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम होता है उसका रिप्लेसमेंट हम किसी अच्छे मदर के माइटोकॉन्ड्रिया से कर लेते हैं। और गुड। CAR-T सेल थेरेपी सर ये कैंसर के लिए इलाज के लिए मुंबई में वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेमोरियल ने करा है, जिसमें हम ब्लड सेल्स को निकालते हैं, फिर उसको वो करके उसका रिप्लेसमेंट करके फिर से शरीर में उसको चढ़ा देते हैं। ये प्रोसेस है उसका। गुड, बहुत बढ़िया। इसका क्या फुल फॉर्म क्या है CR का? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। गुड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल आप चिपका देना है कि बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज करके हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर को एफिशिएंट बना सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स है, जिनको ये समझ में आ गया कि नहीं, वो ऐसा क्लियर नहीं है ये तीनों कंसेप्ट? ठीक है, ये देखिए ये नया टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बताइए। OOC ये क्या है? एनीवन? ऑर्गन ऑन चिप, ये बताइए ये क्या है? ये सर ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, इसके थ्रू क्या हो रहा है कि आपको एक चिप पे ही जो क्लिनिकल ट्रायल जो कर रहे थे उसका जगह ऑर्गन का सिमुलेट किया जा रहा है एक चिप पे। तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन लॉसेज नहीं होगा, लाइफ को लॉसेज नहीं होगा और ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा इससे। ओके, एनीवन मोर? हाँ बिल्कुल, आपने सही बताया। देखिए ऑर्गन, इसका नाम ही है ऑर्गन ऑन चिप। पहले क्या होता था, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे क्लिनिकल ट्रायल जो हम लोग करते हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि पहले हम लोग जीव पे, एनिमल्स पे करते हैं। वो एनिमल्स डॉग्स हो सकता है, रैट्स हो सकता है, कोई भी जो भी आपका एनिमल्स हो सकता है, या उसके बाद एनिमल्स के बाद हम लोग ह्यूमन पे भी करते हैं। रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। तो पहले क्या होता था कि उसके बाद ऐसा होता है कि कई महादेश में कुछ सिलेक्टिव जो वॉलंटियर्स होते हैं उस पे किया जाता है कि जब फर्स्ट ट्रायल हो गया, सेकंड ट्रायल हो गया, थर्ड ट्रायल में यहाँ पे जान का भी खतरा होता है, लेकिन वो रिस्क लेकर के वैक्सीन लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं। तो ये जो 3 लेवल का ट्रायल्स है, जो सारा ट्रायल्स पहले जो होता था या तो एनिमल्स पे होता था या ह्यूमंस पे होता था, तो कहीं न कहीं किसी न किसी को वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता था। अब टेक्नोलॉजी क्या आ गया, ऑर्गन ऑन चिप, मतलब एक ऐसा चिप जिसपे सारा टेक्नोलॉजी, मतलब हम इस पे ही ट्रायल कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हमको कोविड-19 का ही था, तो वो आरएनए फैक्टर क्या है या डीएनए फैक्टर क्या है, कितना इम्यून सिस्टम है, कितना पे वो कैपेसिटी बियर कर लेगा, आपका एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा, ये सारा कुछ वो स्टडी कर सकता है, चिप ही बता देगा। कहने का मतलब ये है कि पहले हमारा जो रिस्क फैक्टर चाहे एनिमल्स पे चाहे ह्यूमन बॉडी पे करते थे, वो अब नहीं होगा। तो इस टेक्नोलॉजी का ये फायदा है, OOC, ऑर्गन ऑन चिप। उसमें क्या लिखे, देखिए एक कैन बूस्ट बायो E3,
एक पॉलिसी भी गवर्नमेंट का है रिसेंटली, टू पर्सनलाइज मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले हम लोग बात किए थे एक पॉइंट पर्सनलाइज मेडिसिन। तो ये क्या हो जाएगा कि इजली हम लोग जैसा बॉडी है, जैसा ह्यूमन का उसका जीन है, उस प्रकार से हम लोग पर्सनलाइज मेडिसिन बना सकते हैं और साथ-साथ क्लिनिकल ट्रायल में भी ये रिस्क फैक्टर घट जाएगा। रेफर्स टू माइक्रोस्कोप सिस्टम इसको, तो इसमें क्या है, प्रिसीजन थेरेपेटिक्स हो सकता है, सिमुलेशन आसानी से जो हमारा बॉडी है, जैसे सपोज करिए कि अभी जो हम लोग मेडिकल जो कॉलेजेस में होता है, तो एक कॉर्प्स चाहिए होता है, डेड कॉर्प्स लाश, उसके माध्यम से उस पर स्टडी की जाती है। लेकिन अब इस तरह का डेवलप चिप हो जाएगा कि जो ह्यूमन बॉडी की तरह ही ट्रीट करेगा एक सिमुलेशन के रूप में, तो आसानी से उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं डॉक्टर्स। कोई जरूरत नहीं है किसी ह्यूमन बॉडी को उसको मतलब चीर-फाड़ करने के। तो ये आज आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ऐसा डेवलप हो रहा है, इस पे काम चल रहा है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इंटरेक्शन, यहाँ पे भी लग रहा है कि उस तरह का कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको कैसे हैंडल करना है, सारा कुछ चिप पे ही प्रैक्टिस डॉक्टर के माध्यम से किया जा सकता है और साथ-साथ ट्रायल भी किया जा सकता है। इसका आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चर्चा में भी रहा है। ये देखिए ब्रिज रिकम्बिनेज मैकेनिज्म, ये भी एक तरह का डीएनए का एडिटिंग टूल है, आप ध्यान रख सकते हैं नाम, बीआरएम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी हो गया। वेरेबल हेल्थ टेक्नोलॉजी बात की है, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बैंड, स्मार्ट पेडेंट, फिटनेस ट्रैकर, जो कि अलग-अलग चीज़ का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल्स चेक कर सकता है। साथ-साथ आईओटी के माध्यम से हम लोग दूर बैठे भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोविड-19 में हुआ था कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ था, तो उस पेशेंट को आईओटी डिवाइस पहना दीजिए, आप इज़िली ट्रैक कर पा रहे हैं, रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन-सा मेडिसिन देना चाहिए, कौन-सा एंटीबॉडी देना चाहिए, क्या प्लेटलेट्स चढ़ना चाहिए, नहीं चढ़ना, सारा कुछ ट्रैक कर सकता है, कितना रिकवर हो रहा है, कितने दिन में रिकवर हो जाएगा, ये सारा आईओटी के माध्यम से किया जा सकता है। एग्ज़ाम्पल है ये संजीवनी, हम लोग तो बात किए ही टेलीमेडिसिन में। रोबोटिक्स, आप जानते हैं कि सर्जरी में प्रोग्रामिंग के माध्यम से प्रिसीजन और मिनिमाइज़ इन्वेसिवनेस, तो ये कृषि अच्छा रहेगा। सब बात बनाने वाली बातें हैं, ये पॉइंट मेन ध्यान रखना, बाकी सब बात बनाने वाली बातें हैं। जितना अच्छा आप बात बनाइए, जितना अच्छा शब्द का यूज़ करिए। ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिहैबिलिटेशन, प्रोस्थेटिक्स, एल्डरली केयर, बिल्कुल कर सकता है। एल्डरली केयर आजकल जो भी ब्रेन ड्रेन होता है ना, ब्रेन ड्रेन, जो ब्रेन ड्रेन हो जाता है तो बाहर चले जाते हैं पढ़ लिख करके, फॉरेन में सेटल हो जाते हैं, तो जो एल्डरली पीपल है उसको कौन देख-रेख करेगा? तो एक रोबोट का कांसेप्ट हो सकता है। आजकल एक नया मैं बोल रहा हूँ संस्था का नाम, एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, वो इन कंपनी है, फर्म है। फर्म क्या करती है कि जैसे मान लीजिए कि आपको दिक्कत हो रहा है, आपके घर में 2 ही हैं, बुजुर्ग हैं, आपके पास कोई आदमी नहीं है, तो आप उस पे कॉल करिए, वो आपको हॉस्पिटल पहुँचाएगा, फिर हॉस्पिटल से इलाज करा करके फिर घर शिफ्ट करेगा। उसका एक चार्ज है, नॉमिनल चार्ज है। तो ऐसी संस्था डेवलप है, अभी तो मेट्रो सिटीज़ में ही है, टायर 3 सिटी में भी नहीं आई है, टायर 2 में नहीं आई है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो रोबोटिक्स ऑटोमेशन का यूटिलाइज़ किया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग जान ही रहे हैं, इसमें ध्यान रखिएगा ये बायो प्रिंटिंग, कि प्रिंटिंग जो हो, उसमें ये भी ध्यान रखा जाए कि वो बायो हो, मतलब बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, साथ-साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकता है, इको फ्रेंडली हो सकता है। यूज़ 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग टू क्रिएट लिविंग टिश्यू एंड ऑर्गन्स। पब्लिक हेल्थ, यही सब बात ही बनाया गया है, एआई ड्रिवन का यूज़ किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो स्केल बायोसेंसर्स, नैनो स्कैफोल्ड्स, ये ध्यान रखिएगा। नैनो मटेरियल्स यूज़ किया जाता है टू ग्रोइंग ऑर्गन्स एंड टिश्यू और इज़िली बाउंड हीलिंग, मतलब जल्द से जल्द घाव ठीक हो जाए और साथ-साथ ऑर्गन रिपेयर, अंग का रिपेयर मरम्मती जल्दी हो जाए। नैनो कोटिंग्स, जैसे सिल्वर का, कॉपर का, ये नैनो पार्टिकल्स होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, इसलिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। जो अल्कोहल यूज़ किया जाता है या सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, तो इसी में एडवांस है कि एकदम वो
इन्फेक्शन नहीं हो सकता, इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, कोटिंग किया जाता है ऊपर से। जो भी अप्रेंटिस है, मेडिकल अप्रेंटिस है, मेडिकल अप्लायंसेज है। नैनो मेडिसिन से बताएं कि आप मेडिसिन यहाँ पे टारगेटेड है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है, या जहाँ पे डिस्ट्रॉयड सेल है वहीं पे जा करके वो रिएक्ट करे और डेड सेल को खत्म कर दे। नैनो वैक्सीन्स, स्मार्ट पिल्स, यही। अब ये सब चीज आप बात वही है IoT के माध्यम से, लेकिन आप ये लिख दे रहे हैं स्मार्ट पिल्स क्या हो गया, कैन मॉनिटर पेशेंट रिस्पॉन्स एंड एडजस्ट ड्रग्स। हम लोग पेशेंट का देख पाते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है, कितना रिकवर कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, उस हिसाब से हम ड्रग डोज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फोटोथर्मल थेरेपी, इसमें क्या है, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, गोल्ड का जो है बहुत छोटा-छोटा पार्टिकल्स यूज किया जाता है और वहाँ पर लाइट जो डिस्ट्रॉय जनरली ये कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है, फोटोथर्मल थेरेपी। तो ये सब देखिए, अब 2-3 भी मान ली लिख दिए हैं, 4-5 लिखा हुआ है, 2-3 भी याद है, चिपका देना है। नैनो स्कैफोल्ड हो सकता है, नैनो कोटिंग्स हो सकता है, नैनो मशीन हो सकता है, नैनो वैक्सीन हो सकता है, स्मार्ट पिल्स हो सकता है, ये सब आप लिख सकते हैं। ये आपका रोल ऑफ साइंस एंड टेक है हेल्थ सेक्टर में। ये आगे बताएंगे चैलेंज। यहाँ तक कोई किन्हीं को कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, बताइए। ये क्लियर है यहाँ तक? कोई बताइए। ठीक है, आगे बढ़ो। या तो दो ही बात हो सकता है, ज्यादा हो गया या कम हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ूं? चलिए सर इसमें तो डाउट नहीं है, लेकिन एक सवाल है पूछे। हाँ बताइए। कि कोई भी बीमारी को बोलता है कि इस देश से इरेडिकेट हो गया पूरा तरह से, तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि पोलियो भारत से खत्म हो गया, तो पोलियो का वैक्सीन अब नहीं लगाया जाएगा? लगाया जाता है। इरिडिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अब अफेक्टेड उससे नहीं है, अब उससे इफेक्टेड नहीं है, और या अगले 4 साल 5 साल में कोई अफेक्टेड नहीं देखा गया है। लेकिन प्रिवेंटिव मेथड तो काम करता ही रहेगा ना। पता चला कि हम प्रिवेंटिव रोक दिए, पोलियो का जो वैक्सीन है देना बंद कर दिए, तो क्या होगा फिर अफेक्टेड शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब उसमें यह है कि अगले 1 साल 5 साल तो नहीं देखा गया है उस तरह का केस कि मास लेवल पे है, पहला। और दूसरा, साथ-साथ अफेक्शन जो हो रहा था, अफेक्टेड जो हो रहा था वो कम है, इसलिए तब जाकर के डिक्लेयर करते हैं। उसमें शायद डेटा है 1000 या 1000 पे डेटा है, 1000 या 10000 पे। So तो 1 in देखा 1 गया क्या 1 in 1 lakh for 3 years. 1 in 1 1 lakh for 3 years. हाँ, 1 for 3 years, तो ये बात है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से फिर हम लोग एडिकेट का WHO दे देता है सर्टिफिकेशन कि हाँ चलिए आपके यहाँ ऐसा केस नहीं देखा गया है, तो यहाँ पे एडिकेट हो चुका है। लेकिन रोकथाम की जो प्रक्रिया है वो तो चलती रहेगी, तो फिर से वो फैल जाएगा, फिर से वो इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका चैलेंजेस है। ठीक है, चैलेंज में बहुत चैलेंज भी हो सकता है, लिमिटेशन भी हो सकता है, बोटलनेक हो सकता है, अलग अलग शब्दों से आप लिख सकते हैं। कैसा प्रश्न होता है उस हिसाब से आपको लिखना है। चैलेंज लिखेंगे, लिमिटेशन, तो ये अलग अलग एक ही बात का अलग अलग टर्म है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल मेडिकल कमीशन कह रहा है कम से कम 5 एकर्स होना चाहिए। ये सब GS वाली बात है, साइंस एंड टेक वाली बात। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग कवर करते हैं तो पूरा ओवरऑल कवर करते हैं। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, अभी हमारे पास हम लोग लगभग 2.1% लगभग खर्च कर पा रहे हैं, जो कि उसको बढ़ाने की जरूरत है। शॉर्टेज ऑफ इफिशिएंट एंड ट्रेन्ड मैन पावर, हमारे पास अभी भी स्किल्ड डॉक्टर्स उस मात्रा में नहीं है। देखिए यहाँ पे WHO का 0.7 लगभग मतलब 1000 पे एक डॉक्टर्स भी नहीं है, जबकि WHO कहता है लगभग 2.5 डॉक्टर्स होना चाहिए 1000 पे। तो अभी भी शॉर्टेज है इफिशिएंट एंड ट्रेन्ड मैन पावर का। डिजीज बर्डन, क्या कुछ कह रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, बताइए। सर लेटेस्ट डाटा है ना सर?
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। टोटली लेटेस्ट है। ओके। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या है? जो फैलता है, इन्फेक्शियस है। नॉन कम्युनिकेबल जो संपर्क में आने पे भी नहीं फैलता है उसको। तो डिजीज़ का वर्डन भी है। दैट्स मतलब देखिए अब 5.8 मिलियन इंडियंस पर मतलब मर जाते हैं प्रत्येक साल। तो उसका भी वर्डन है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। लैक ऑफ डायग्नोसिस सर्विसेज। अभी भी डायग्नोसिस जो होती है वो मेट्रो सिटी में ज़्यादा है, अर्बन एरियाज़ में है, अभी भी रूरल एरियाज़ में कम है। दैट्स व्हाई उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सब चैलेंजेज़ है। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उस तरह का कोलैबोरेशन, इंटीग्रेशन, कॉपरेशन और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। डिजिटल डिवाइड, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन आ गया, लेकिन अभी भी इंटरनेट नहीं है। नेट न्यूट्रलिटी अभी तक नहीं हो पाई है। उससे क्या हो रहा है कि टेलीमेडिसिन की सुविधाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुँच पा रही है। तो पहले क्या होना चाहिए कि डिजिटल डिवाइड को खत्म करें, मतलब सबके पास इंटरनेट की सुविधा हो। कि डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है कि कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है। तभी तो टेलीमेडिसिन का बेनिफिट उठा पाएँगे। गवर्नेंस कॉन्ड्रम, ये सबसे बड़ा ये गवर्नेंस का क्या कॉन्ड्रम है, क्योंकि हेल्थ कौन-सा सूची में आता है? राज्य कौन-सा लिस्ट सूची में आता है? सर कंकरेंट लिस्ट में करंट में आता है। राज्य सूची कौन बोल रहा था बताइए? बताइए राज्य सूची बोल रहा है कोई। ये सब ध्यान देना है। तो ये कंकरेंट लिस्ट में है, तो इसमें क्या होता है कि अभी भी देखिए बहुत सारा रेगुलेशन बना दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो दोनों में क्लैश भी होता है या कुछ रेगुलेशन पास नहीं होते हैं। तो उसके कारण से भी ब्यूरोक्रेटिक जो भी प्रोसीजर है, डायलेमा होता है, तो उसको भी सही करने की ज़रूरत है। जो भी गवर्नेंस का जो भी बिल्स नए-नए जो बिल्स आते हैं, पॉलिसी आते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉलो हो या स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए और 50 तरह का पॉलिसी नहीं हो, एक पॉलिसी हो। फार्मास्यूटिकल पैराडॉक्स, ये बताइए, ये क्या है? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? वही दवा का इतना सारा कंपनी जो है अपना-अपना अलग सबका रेट रहता है। कोई और बताइए? ये फार्मास्यूटिकल्स पैराडॉक्स, सॉरी कोई बताइए जल्दी। देखिए इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल्स का बहुत बड़ा सप्लायर है, मार्केट सप्लायर है, प्रोड्यूसर है। भले हम लोग एपीआई बाहर से खरीदते हैं, चाइना से खरीदते हैं। क्या है एपीआई? जल्दी। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। हाँ, तो जो दवा चाइना से बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, वो फॉसिल्स का रिमेन्स हो सकता है, प्लांट्स का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, तो इंग्रीडिएंट्स जो है चाइना से आता है। तो हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स का एक बहुत बड़ा मार्केट से सप्लायर है। उसके बावजूद भी हमारे पास अक्सर देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं है या हमारे पास उस क्वालिटी का मेडिसिन नहीं है। कई बार जब ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा मेडिकल स्टोर पे छापा मारा जाता है, तो बहुत तरह का डुप्लीकेट ये ड्रग्स निकलता है, मेडिसिन निकलता है। तो ये क्या है कि हम अभी तक सही तरीके से हम कहने का तो हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, बाज़ार है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अपने पब्लिक को पूर्ण रूप से एक्सेस नहीं दे पा रहे हैं। एक पैराडॉक्स है। So third in volume, 10th in value. हाँ, थर्ड नंबर पे हम लोग हैं। सैक्रिफाइस, ये सॉरी साइंटिफिक चैलेंज देखिए। साइंटिफिक चैलेंज क्या है? साइंटिफिक चैलेंज ये देखिए हाई कॉस्ट। अब मान लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, तो अभी अब जैसे मैंने बताया, जो भी जीन एडिटिंग के बारे में बताया, उसी चीज़ के बारे में बताया, सब में क्या है? बहुत अधिक खर्च की ज़रूरत है। एथिकल डायलेमा, अब जब हम लोग जीन चेंज कर रहे हैं, डिज़ाइनर बेबी चाहिए कि उसकी आँखें, उसकी नाक खड़ा हो, आँख बड़ा-बड़ा हो, सुनहरे बाल हो, बहुत कुछ। तो ये क्या है? एथिकल कंसर्न है। हम लोग प्रकृति को चैलेंज करने रहे हैं। डेटा प्राइवेसी, जब टेलीमेडिसिन का कांसेप्ट है, तो सारा डेटा कहीं न कहीं स्टोर होगा, तो एक डेटा ब्रीच का भी
डर रहेगा। एक साइंटिफिक चैलेंज है ये सब। मेजर्स जब उसका उल्टा जस्ट हो जाएगा, क्या-क्या समस्या है, पब्लिक स्पेंडिंग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डॉक्टर्स जो हो, प्रोफेशनल्स जो हो, उसको बराबर ट्रेनिंग दिया जाए और साथ-साथ ट्रेनिंग ऐसी हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो। रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन किया जाए। टेलीमेडिसिन एक्सेस सभी को हो, उसके लिए हम नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट है, डिजिटल डिवाइड को खत्म किया जाए। पीपीपी जितने भी संस्थाएँ हैं, उसका एक सही से कोलैबोरेशन हो, इंटीग्रेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो सकता है, एनजीओ हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, सिविल सोसाइटी हो सकती है, सभी का एक आपस में कोलैबोरेशन हो। ये देखिए रेगुलेटरी जो रिफॉर्म होता है उसमें हमारे पास जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है, तो मान लीजिए कि अब किसी को प्रोडक्शन करना है, तो बहुत तरीके से जो गुज़रना पड़ता है। एनवायरमेंटल कंसर्न है, तो जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पास जाना पड़ेगा। तो अलग-अलग सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। ये एक अच्छा है, ये देख लीजिए, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा-सा नया चीज़ है। हेल्थ एजुकेशन लाइवलीहुड कैंपस ऐसा बनाया जाना चाहिए कि मतलब कि जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी हो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, साथ-साथ हेल्थ टेक इनक्यूबेटर्स, मतलब कहने का मतलब है कि एक ही कैंपस में तीनों सुविधाएँ मिले। हेल्थ का भी सुविधा मिले, कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, एजुकेशन का भी सुविधा मिले, सॉरी हेल्थ टेक, जो भी टेक्निकल चाहे मेडिकल अप्लायंसेज है उसकी सुविधाएँ मिले और स्किल डेवलपमेंट, तो तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाए। तो एक ऐसा कैंपस डेवलप किया जाए, जहाँ पे मान लीजिए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं या पीएचसी बन रहे हैं या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 10 कट्ठा ज़मीन लग रहा है, 2 एकड़ ज़मीन लग रहा है, तो उसको 5 एकड़ बढ़ा करके सारा कुछ एक ही जगह पे डेवलप किया जाए। फार्मा टू प्लेट ये भी बढ़िया है, कहने का मतलब जिस तरह से हम लोग फार्म टू फॉर्क का बात करते हैं, उसी तरीके से ये कांसेप्ट है फार्मा टू प्लेट। कहने का मतलब क्या है? बताइए क्या है ये? फार्मा टू प्लेट। यही चीज़ है कि फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री जो है ना, प्रोडक्ट्स जो है, जहाँ से बनता है फैक्ट्री से या उसके लिए जो भी एपीआई का यूज़ होता है, इंग्रीडिएंट्स का यूज़ होता है, उसके साथ पेशेंट्स तक बहुत ईज़िली एक्सेस हो और साथ-साथ ऑथेंटिक हो, जेनेरिक दवा हो, इफेक्टिव हो। इसी को बोलते हैं फार्मा टू प्लेट। एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है इसके रिगार्डिंग में, चेकमेट शेप। मेडिकल टूरिज्म प्रमोशन भी किया जाना चाहिए। हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतने अच्छे डॉक्टर्स हो, तभी तो मेडिकल टूरिज्म डेवलपमेंट होगा। ये देखिए मेजर्स 3 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं जब भी मेजर्स की बात हो, कौन-कौन से कैंपेन से कौन-कौन से इनिशिएटिव से कोई अभियान चलाया जा रहा है, कौन-कौन से पॉलिसी है, उससे संबंधित कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल और ये इंटरनेशनल में डब्ल्यूएचओ। इधर देखते हैं एक्ट्स, नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट, ये किस लिए आया था? तो बताइएगा, बताइए एनएमसी किस लिए आया था? नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट जो आया था, सो गए क्या? कमीशन को बनाने के ज़्यादा लिए। हो गया क्या? नहीं आ रहा है सर। ठीक है, नेशनल सर नेशनल ऑल मेडिकल इंडिया जो डॉक्टर का जो ऑल इंडिया डॉक्टर का जो मतलब समन्वय स्थापित करने के लिए सभी डॉक्टरों का एक डाटा प्लेटफॉर्म। एनएमसी एक्ट का इसका जो था, जो भी पहले कौन था? एमसीआई, जानते थे इसके बारे में? मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, पहले सारा कुछ यही देखती थी। किसी भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को अगर लाइसेंस देना हो या जो भी मेडिकल एजुकेशन में जो भी एम्स वगैरह जितने भी संस्थाएँ हैं, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, उसका लाइसेंस देना, उसके स्टैंडर्ड जिस तरह से नैक ग्रेडिंग होता है बाय यूजीसी के माध्यम, उसी तरीके से मेडिकल सेक्टर में एनएमसी एक्ट के माध्यम से ही बना था नेशनल मेडिकल
कमीशन। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, इसलिए एक्सेस हो, सभी को हेल्थ सुविधाएं मिले। इसके पॉलिसी के बाद ही 18 में आया था कौन सा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जन आरोग्य योजना। ये पहले पॉलिसी लाई गई थी NHP, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, उसके बाद ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आया, जो कि अम्ब्रेला स्कीम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इससे पहले कहा जा रहा था कि हेल्थ केयर सर्विसेज में नहीं है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया कि हेल्थ केयर भी एक प्रकार का सर्विस है, और इसमें अगर किसी तरह का सर्विस नहीं दिया जाएगा तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा, और उसके तहत उसे कंपनसेशन मिलेगा, जो उसका उचित, जो अपोजिट कंपनसेशन होगा। ये वाला अपोजिट का बात कर रहा हूँ, उचित कंपनसेशन, उचित मुआवजा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, इसके माध्यम से ही जितने भी ड्रग्स का सप्लाई, मेडिसिन का जो सप्लाई होता है, सारा इसी एक्ट के माध्यम से होता है। ड्रग इंस्पेक्टर जो छापामारी करता है, तो इसी के अधीन से, यही एक्ट को यूटिलाइज करके दुकान का सीलिंग किया जाता है, या उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कि नहीं है, सारा कुछ। क्लिनिकल एस्टेब्लिश्ड, जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, या जो भी कोई अगर खोल सकते हैं नर्सिंग होम वगैरह, सारा कुछ इस एक्ट के माध्यम से होता है। ये आप जानते हैं PCPNDT, जो कि प्रिवेंट करता है फीमेल फोर्टिसाइड को, भ्रूण हत्या। ये एक घोड़े कमेटी है, ये रिकमेंड किया था 1946 में ही कि PHC प्राइमरी हेल्थ केयर एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए प्रत्येक गांव में। ये हम लोगों ने देखा, संस्था का नाम देख लिया, ये पॉलिसी देख लिया, अब ये देखते हैं कैंपेन से, स्कीम से। वेलनेस वेडनेसडे, प्रत्येक वेडनेसडे को स्कूल में और वर्क प्लेस पे योगा मेडिटेशन किया जाता है, ये गवर्नमेंट का कैंपेन है। क्लाइमेट क्लिनिक्स, जहाँ पे जो क्लाइमेट वनरेबल एरियाज है, वहाँ पे मोबाइल क्लिनिक्स का कंसेप्ट है चलंत। वहाँ पे एक डॉक्टर रहेंगे, और क्योंकि वहाँ पे हमेशा कभी बाढ़ आ जा रहा है, कभी सूखा आ जा रहा है, कभी सुनामी आ जा रहा है, तो क्लाइमेट क्लिनिक्स का कंसेप्ट भी है। हवा ये तो जानते ही हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट हो गया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, वीमेन लेड हेल्थ पंचायत, ऐसा पंचायत बना जाए जहाँ पे वीमेन डॉक्टर्स हो, वीमेन आशा फैसिलिटेटर हो। ये इस पे हम लोग बात किए हैं, फार्मर टू प्लेट हेल्थ एजुकेशन लिवलीहुड, इस पे हम लोग बात किए हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो 2020 में शुरू किया गया था, ये आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। मैंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में पहले किसका नाम था, सब सेंटर, उप केंद्र, अब हो गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य उप सेवा केंद्र। PMSSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसका क्या योजना का मकसद, जो अभी एस्टेब्लिश किया जा रहा है नया एम्स, टर्शियरी केयर फैसिलिटी। टर्शियरी मैंने क्या बताया था, स्पेशलिस्ट के बाद डायग्नोस्टिक वाला। तो एम्स का एस्टेब्लिशमेंट करना, या जैसे PMCH का रिनोवेट हो रहा है, NMCH का रिनोवेट, DMCH बन रहा है, वहाँ पे एम्स बन रहा है, तो रिनोवेट करना और टर्शियरी केयर फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। जन औषधि स्कीम, जेनरिक मेडिसिन, जिस मेडिसिन जो कि सस्ता हो, इफेक्टिव हो, और वो इसका पेटेंट जब खत्म हो जाता है 10 साल के बाद, तो वो जेनरिक हो जाता है। उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बनाने की प्रक्रिया, वो क्या कर दी जाती है, पब्लिक कर दी जाती है। जेनरिक कब बनता है, जैसे कोई मान लीजिए कोई बनाया मेडिसिन, सपोज करिए कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाया, उसके 10 साल तक पेटेंट है, 10 साल के बाद 10 साल तक वही बेचेगा, कोई और नहीं बेच सकता है। 10 साल के बाद वो जो पेटेंट का जो डेटा होता है गवर्नमेंट के पास होता है, उसको क्या कर देती है गवर्नमेंट, पब्लिक कर देती है, कि कोई भी अब उसको यूज करके बना सकता है, उसका पेटेंट का टाइम खत्म हो जाता है। तो जेनरिक मेडिसिन का मतलब है कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता दाम पे, सारा इंग्रेडिएंट्स वही रहेगा, लेकिन उससे पहले क्या था कि जो कंपनी ने डिस्कवर किया था, रिसर्च किया था, वही बना पा रही थी, अब कोई भी बना सकती है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स चीप। कोविन पोर्टल तो आप लोग नाम सुना ही होगा उस समय, ये ध्यान रखिएगा, इसी के माध्यम से डेवलप किया गया था ईवीन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क।
सर ये जो अभी हमारा स्कीम जो चल रहा है, ये सब स्कीम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य। हाँ बताइए। सर प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट क्या था और इंडिया में कौन सा लागू है? क्या इंडिया से लागू? जैसे प्रोडक्ट पेटेंट होता है, एक प्रोसेस पेटेंट होता है, दोनों हाँ, तो क्या होता है और भारत में शायद ऐसा कुछ है कि कौन सा लागू मतलब कौन सा कर है? नहीं देखिए, प्रोडक्ट का जब प्रोसेस में भी है, जहाँ जो कौन सा प्रोसेस से बन रहा है, तो प्रोसेस भी दोनों जब तक उसका टाइम पीरियड नहीं पूरा हो जाएगा, दोनों तरीके लागू है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। कोई बताइए। इसमें सर WTO में कुछ इशू चल रहा है ना, शायद चलता है, इसलिए मैं पूछ रहा था। आई हैव नो आइडिया। WTO में जो इशू है तो ट्रिप्स को लेकर के है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के ना, वही वाला बात कर रहे हैं ना आप। इंडिया में 70 में सेक्शन 92 कंपल्सरी लाइसेंसिंग का। कंपल्सरी लाइसेंसिंग में पेटेंट एक्ट है। हाँ, जो 15 साल का वो जो क्राइटेरिया है उसको ब्रिज कर देती है गवर्नमेंट, जैसे नोस्टोवैक में किया है। वो मेडिसिन है कैंसर का, लेकिन उसको 15 साल का वो एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिला, वो पहले से ही जेनरिक है। इसी को लेकर वो स्पेशल केसेस होते हैं ना, जहाँ पे वो 20 साल का पेशेंट अगर वो रहे तो कुछ ऐसी राष्ट्रीय इमरजेंसी आए तो वो आपसे भारत सरकार ले सकती है, इसमें ये प्रोविजन है। हाँ, ये तो एक्सेप्शनल केस में तो ले ही सकती है।